ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हम लोग के पास टाइम है नहीं तो ज़्यादा, तो हम लोग शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस। रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस बेटा सब लोग समझना अच्छे से क्या होता है। देखो होगा कि एक कर्व सरफेस होगा, और ये कर्व सरफेस दोनों टाइप का हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है और कनकेव भी हो सकता है, जो कि दो मीडियम को डिवाइड कर रहा होगा। एक मीडियम होगा N1 और एक दूसरा मीडियम होगा N2। तो बेटा ये इधर इधर का मीडियम दूसरा है और इधर इधर का मीडियम दूसरा है, ठीक है। तो हम लोग एक ऐसा मान ले रहे हैं कि ये ग्लास टाइप का कुछ होगा, ये एयर टाइप का कुछ होगा, ये वाटर होगा, ये कुछ भी हो सकता है, दो मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो जैसे, और हम लोग ये मान के चल रहे हैं पहले से ही कि N1 कम है किससे, N2 से, मतलब ये डेंसर और इसको रेयर मान के चले। और ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखना बेटा, ऑब्जेक्ट हमेशा जिसमें भी रहेगा उसको तुम हमेशा N1 मानना, जिसमें भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हमेशा तुम क्या मानोगे, N1। और ये तुम्हारा क्या होगा, पोल, जहां पर भाई मिरर या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कि प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वो पोल होता है। और ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन खींचा जाएगा किसी भी सरफेस पर, चाहे ये लाइन हो चाहे ये लाइन हो, वो हमेशा उस सरफेस पर क्या कहलाता है, नॉर्मल। वो हमेशा उस सरफेस पर क्या होता है बेटा, नॉर्मल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट से एक हम लोग क्या मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट से एक रे यहाँ पर जाएगा सीधी सीधी, और ये इस रे का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। इस रे का रिफ्लेक्शन N1 से N2 में जा रहा है, और N1 लेस है भाई, इसका मतलब रेयर से डेंसर में जा रहा है। तो जब लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ बेंट होती है। तो जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन नॉर्मल की तरफ हल्का सा बेंट हो जाएगा। तो नॉर्मल की तरफ जब बेंट होगा तो ये बहुत ज्यादा भी हो सकता था, और बहुत ज्यादा हो जाएगा तब तो रियल बन जाएगा, इमेज यहाँ पर आकर बन जाएगा, रियल बन जाएगा। हम मान के चल रहे हैं कि थोड़ा सा डेविएट हुआ है, तो जब यहाँ से तुम देखोगे ना, जब यहाँ से कोई भी आंख लगा कर देखोगे बेटा, तो तुमको लगेगा कि ये रे जो है पीछे से यहाँ से आ रही है। तो जहां से इमेज आ रही होगी, जहां से ये रे आ रही है, असली रिफ्लेक्टेड रे ये है और इंसिडेंट रे ये है। लेकिन रिफ्लेक्टेड रे तो भाई कभी प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं करेगा, समझ रहे हो नहीं, तो इमेज तो कभी इस पर रियल बनेगा नहीं, तो ये इसका इमेज पीछे बनेगा और वर्चुअल बन जाएगा। तो हमारे पास इसमें तीन ऐसे पॉइंट है ना जिनका हमारे पास इस फार्मूले में यूज होगा। हम लोग फार्मूला तुमको पहले ही बता दे कौन सा फार्मूला प्रूव करने वाले हैं। अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का r होगा, तो हम लोग, और ऑब्जेक्ट का यहाँ से डिस्टेंस अगर u हुआ, और इमेज का अगर हम लोग डिस्टेंस अगर कितना मान ले v, और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इसका हम r मान ले, तो हम तुमको पहले ही बता देना चाहते हैं कि यही फार्मूला हम प्रूव करने आ रहे हैं, N2/v - N1/u इक्वल टू N2 - N1/r। तो इसमें कुछ है नहीं, हम लोग बस सिंपल तरीके से सोचेंगे तो वो कैसा होगा, ठीक है। तो हम लोग जिस पॉइंट पर टकराया है, कहा ये इंसिडेंट लाइट जिस भी पॉइंट पर जाकर सरफेस को कट किया है, उसी पॉइंट को हम लोग बेटा M मान लेंगे, और यहां से हम प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जिसकी हाइट कुछ अपने मन से मान लेना तुम लोग, H या फिर AB, स्मॉल ABC कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। वो M है और इस पॉइंट को हम लोग M डैश मान लेना। तो रिफ्लेक्शन कहां हो रहा है, रिफ्लेक्शन करो सरफेस कहां हो रहा है, केवल M पर। तो एक M, तो इसमें बहुत सारे ट्रायंगल बनेंगे। तुमको ये फार्मूला प्रूव करते समय तुमको याद रहना चाहिए, दो तीन ठो ट्रायंगल हम लोग लेंगे, उसमें एक्सटर्नल एंगल का हम लोग यूज करेंगे, एक्सटर्नल एंगल का, क्योंकि ट्रायंगल में एक्सटर्नल एंगल तुम लोग को पता होगा, कोई भी ट्रायंगल जैसे ऐसे है, अब इसमें अगर हम इसको ऐसे बढ़ा दे तो ये एंगल जो होगा इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल होगा। और अगर ये A मान ले और ये एंगल B मान ले और ये C मान ले, तो हम लोग A बराबर हम लोग हमेशा B प्लस C होता है। ये तुम लोग को प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो हमेशा दो अपोजिट, उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग इसका यूज यहाँ पर करेंगे, इसको देखो कैसे यूज करने वाले हैं, सब लोग ध्यान देखना। तो हम लोग इसमें किसी को भी, किसी चाहे इमेज के साथ अल्फा मान लो, ऑब्जेक्ट के साथ बीटा मान लो, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ यहाँ पर क्या मान लो बेटा, गामा मान लो। अल्फा बीटा और गामा तीन एंगल बन रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा। और दूसरी बात तो हम लोग को ये सोचना चाहिए कि एक इंसिडेंट एंगल होगा और एक रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। इंसिडेंट एंगल हमेशा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनेगा। तो इंसिडेंट रे देखो ये जा रहा है, और नॉर्मल हमारा बेटा ये है, तो इस नॉर्मल के साथ ही इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा वो इंसिडेंट एंगल होगा, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ बनाएगा वो आर हो जाएगा। तो हम लोग अब ये देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि गामा बीटा और जो अल्फा है ये कहीं एक्सटर्नल एंगल का काम कर रहा है। तो हम लोग ये देखते हैं कि देखो जो ये वाला ट्रायंगल है, पहले तो सबसे पहले यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाओ। तो अप्लाइंग हम लोग करेंगे बेटा, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, ठीक है। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ कहाँ, एट पॉइंट M, एट पॉइंट M, अगर M पर अगर स्नेल्स लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा बताओ, साइन आई अपान कितना, साइन R इज इक्वल टू N2 अपान N1, ठीक है।
तो बट अब देखो क्या है ना कि इसमें हम लोग एक कुछ एजम्पशन लेकर हमको चलना पड़ेगा। हम लोग को मानना पड़ेगा कि जो आई और आर होंगे वो बहुत ही छोटे होंगे, बहुत स्मॉल मानकर चलेंगे, और जो अल्फा बीटा गामा है ये भी ऑटोमेटिक बहुत स्मॉल हो जाएंगे। कब? जब आई और आर बहुत छोटे होंगे। तो भाई जब आई व्हेन कंडीशन हम लेकर चले कि आई एंड आर इज टू स्मॉल सच दैट तो क्या हो जाएगा बेटा बता दो, सच दैट साइन आई की वैल्यू खुद अप्रोक्सीमेशन में आई के बराबर हो जाएगा और साइन आर की वैल्यू खुद कितना बराबर हो जाएगा आर। तो इन दोनों का वैल्यू जब यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन 1 में तो हम लोग को फाइंड हो जाएगा क्या बेटा, साइन आई के बराबर हम लोग क्या रख सकते हैं अब आई, और ये क्या हो जाएगा आर इक्वल टू n2 बाई n1। तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो जाएगा देखो आई इंटू n1 इज इक्वल टू आर इंटू n2, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक हमारे सबसे कोई प्रॉब्लम तुम लोग को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोसेस हमारा ये होगा कि तुरंत हम लोग ना एक्सटीरियर एंगल की तरफ बढ़ेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल में हम लोग को ये देखना चाहिए तुरंत, देखो बेटा एक ट्रायंगल है एमओसी में अगर ध्यान से देखो तो इन ट्रायंगल एमओसी में आई जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, आई कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है। तो आई की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगा बेटा, आई बराबर किसका होगा, बीटा प्लस गामा, क्योंकि ये दोनों अभी हम बताए थे तुम लोगों को कि बीटा और गामा दोनों इंटीरियर एंगल है, दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो आई बराबर हो जाएगा बीटा प्लस गामा। ऐसा इसी तरीके से अगर और हम लिखना चाहे आर कहां आ रहा है, यहां पर आ रहा है, तो आर किसका एक्सटीरियर एंगल होगा बता दो। तो आर देखो एक ट्रायंगल यहां बन रहा है, ये पूरा ऐसा इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है इधर से, है ना। जो ये ट्रायंगल देख रहे हो सब लोग, कौन सा, एम आई सी में जो आर होगा वो एक्सटीरियर एंगल है। तो इस तरीके से अगर हम इन ट्रायंगल एम आई सी की अगर हम बात करें तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसका अल्फा प्लस गामा का यहाँ पर है। तो अगर इन दोनों का वैल्यू आई और आर मिलेगा तो इसमें हम रख सकते हैं तुरंत, है कि नहीं। बट एक बात और हम लोग को करना है, क्या कि अगर अल्फा बीटा गामा आई गए हैं तो देखो अल्फा बीटा गामा को हम दो तरीके से और लिख सकते हैं कि एम आई एम डैश में देखो ट्रायंगल एम आई एम डैश, है ना, एम आई एम डैश में बेटा ध्यान सुनना सब लोग, टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एम आई एम डैश एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जो कि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर दिखा रहे हैं तुमको। तो इससे टेन अल्फा फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, एम एम डैश मतलब एच है, और बेस कितना है, एम डैश आई। तो हो जाएगा तुम्हारा कितना बेटा, एच अपॉन एम डैश आई। लेकिन ध्यान देना जो भी डिस्टेंस हम लोग एम डैश से मेजर कर रहे होंगे उन सभी डिस्टेंस को हम लोग पी से भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का डिस्टेंस बहुत कम होगा। हम लोग पी इधर इसको हम बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम, ये दोनों का डिस्टेंस बहुत ही कम होगा क्योंकि आई बहुत छोटा है, इसलिए एम और एम डैश और पी के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा। तो हम लोग इसको समय आने पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच अपन क्या एम डैश को हम पी आई भी लिख सकते हैं, पी आई भी लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से अगर हम टेन बीटा लिखे, टेन बीटा किस ट्रायंगल में रहा है, इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल का नाम दे दो, एंड इन ट्रायंगल बेटा कौन कौन है, एम ओ एम डैश में अगर हम बात करें एम ओ एम डैश, तो टेन बीटा की वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगा, एच अपन एम डैश ओ, तो एम डैश ओ लिखो चाहे पी ओ लिखे, तो एम डैश ओ लिखो चाहे एच अपन पी ओ लिख दो, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अच्छा, तो इसी तरीके से टेन गामा लिख दो, इसी सिमिलरली हम तो लिख ही सकते हैं क्या कि टेन गामा इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखें, टेन गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सब लोग बताओ। तो टेन गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो एच अपन एम सी होगा, तो एच अपन एम डैश सी, तो एम डैश सी या फिर पीसी लिख दें, पीसी डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ाया गया था, हमने शुरू में क्या बोला था कि आई और आर बहुत छोटे हैं। तो आई और आर जब बहुत छोटे हैं बेटा तो इसलिए अल्फा बीटा और गामा भी बहुत छोटे हो जाएंगे, और अल्फा बीटा और गामा बहुत छोटे हो जाएंगे। तो टेन अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से टेन अल्फा की वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, अल्फा, और टेन बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, बीटा, और टेन गामा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा। यहाँ से देखो हमको बस क्या निकालना था कि अल्फा बीटा गामा एक जगह से निकाल लिए और इन सब का रिलेशन एक्सटीरियर एंगल से आई और आर के साथ जोड़ दिए। ठीक है, आई के साथ बीटा, आर के साथ अल्फा, गामा सब जोड़ दिए। अब इन्हीं सब का वैल्यू जो अल्फा ये निकाले हो, बीटा ये निकाले हो, गामा ये निकाले, इन सब की वैल्यू तुम इसमें पुट करो, इसमें, तो यहां से तुमको क्या मिलेगा, आई और आर, और यहां से जो आई आर मिलेगा वो आई और आर यहाँ पुट कर देना, आंसर तुमको मिल जाएगा। या तो पहले एक काम करो कि यहाँ से आई और आर की वैल्यू इसमें पुट कर दो,
फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ से वहां पुट कर देना, जो समझ में आओ करो। तो पहले आई और आर की वैल्यू यहाँ से हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं ना, तो इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा बताना, तो ये क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हम लोग यहां से पुट करने आ रहे हैं, आई की वैल्यू कितना है, बीटा प्लस गामा, तो बीटा प्लस गामा इंटू कितना n1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा आर, आर की वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस गामा इंटू कितना n2, ठीक है। अब देखो, अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहां से हम लोग पुट करने आ रहे हैं, तो सही है। तो ठीक है, अच्छा, तो बीटा की वैल्यू यहां से हम लोग देखेंगे, बीटा की वैल्यू कितना है, h अपन पीओ, तो बीटा की वैल्यू यहां से बेटा h अपन कितना होगा बेटा पीओ, और प्लस गामा की वैल्यू बताओ इसी तरीके से, गामा की वैल्यू है h अपन पीसी, और इंटू कितना है n1 है, इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू यहां से देखो बेटा कहां आ गया, अल्फा, अल्फा अल्फा की वैल्यू है h अपन कितना पीआई, और प्लस गामा, गामा की वैल्यू है h अपन पीसी इंटू n2। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, सब वैल्यू खाली रख दी। अब h दोनों तरफ से कम लेकर कटा देंगे, तो क्या बचा बताओ फट से, तो 1 अपन क्या बचेगा बेटा पीओ, तो 1 अपन पीओ की वैल्यू यहां से देखेंगे तो पीओ की वैल्यू u है, और हम साइन के साथ पुट करेंगे, चिन्ह के साथ पुट करेंगे, तो 1 अपन कितना जाएगा बेटा माइनस u, भाई जिधर से रे जाती है, जिधर से एनर्जी आ रही है उधर का साइन हम लोग क्या लेते हैं माइनस, और जिधर जाती है उधर का साइन हम लोग क्या लेते हैं प्लस, तो इधर से आ रही तो इधर माइनस होगा, और जिधर जा रही उधर प्लस होगा, तो इस हिसाब से ये वो हो जाएगा 1 अपन क्या एच एच कटी है, और पीओ की वैल्यू क्या होगी माइनस यू, और प्लस 1 अपन पीसी, पीसी का उसमें देखो कितना वैल्यू आर है, तो प्लस में होगा, प्लस होगा बेटा, तो प्लस आर लिख दिए, और इज इक्वल टू 1 अपन पीआई, पीआई पीआई की वैल्यू कितनी है बेटा, पीआई की वैल्यू भी है, भी इधर है इसलिए माइनस भी हम लिख देते हैं, और प्लस 1 बाई पीसी बेटा, पीसी फिर उधर है आर, तो ये प्लस आर हो जाएगा, और इसके साथ कितना था n1, इसके साथ था n1, और इसके साथ क्या है बेटा n2, इसके साथ क्या है n2। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आगे बढ़े। तो ठीक है, सबको एक जगह ले लेते हैं हम, देखो यहाँ पर n1 बाई यू माइनस में है, माइनस n1 बाई यू है, और प्लस में n1 बाई कितना है बेटा r, इधर बताओ माइनस में n2 बाई भी है, और प्लस में n2 बाई r है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि n2 बाई भी को इधर लेते हैं, तो इधर आओगे तो ये हो जाएगा n2 बाई भी माइनस n1 बाई u, और इसको इधर भेजो बेटा, तो हो जाएगा n2 माइनस n1 बाई r, r एलसीएम ले लिए, तो ये हो गया, दिस इज द फार्मूला फॉर एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कर्व सरफेस व्हेन इज डिवाइड्स टू मीडियम n1 एंड n2, ठीक है। तो हम लोग ये देखिए कि जब ये तुम्हारी बोर्ड में आएगा निश्चित, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है यहाँ से, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर हम तुमसे बात करें कि ये कभी कभी ना n1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं देगा, ऐसे नहीं, इसका नहीं देगा, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा, ऐसे कहेगा कि इफ, इसको सेकेंड मीडियम बोल देगा एग्जाम में, इसको सेकेंड मीडियम बोल देगा बेटा, और इसको क्या बोल देगा फर्स्ट मीडियम, फिर बोलेगा कि इफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, इफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज n, ऐसा केवल नाम दे देगा। इसका मतलब यहां से n की वैल्यू कितनी है, बोल रहा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, तो सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इसके रेस्पेक्ट बेटा फर्स्ट के, तो फर्स्ट मतलब n1, n2 बाई n1 की वैल्यू तुमको n दे देगा, n2 बाई n1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 and 2, तो ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, ऐसा दिया रहेगा, तो कहेगा कि तो इस फॉर्मूले को और दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो याद रखना बेटा वो जो फॉर्मूला हम लिखे हैं लास्ट में n2 बाई v माइनस n1 बाई u, n2 बाई क्या v माइनस n1 बाई u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r, इसमें हम लोग को बस ये n2 बाई n1 लाना है, n2 बाई n1 के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे n, ठीक है। तो n1 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड में, n1 से इधर भी इधर भी, तो हो जाएगा, जब इसमें n1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा n2 बाई n1 अपान क्या v माइनस, ये जब n1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई u, और ये अब यहां से n1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा बेटा n2 बाई n1 माइनस 1 बाई r, ठीक है बेटा। और n2 बाई n1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 and 2, और 1 and 2 की वैल्यू कितनी है n, तो डायरेक्ट यहां पर पुट करते हैं n बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई r, ऐसे सिंपल ऐसे फॉर्मूला प्रूव कर देगा। तो अच्छा ये बात, ये तब भी तो हो सकता है कि दूसरा जो मीडियम था पहला वाला जिसमें ऑब्जेक्ट है वो एयर हो जाए, एयर हो जाएगा तो n1 की वैल्यू ऑटोमेटिक 1 हो जाएगी,
और N2 दूसरा मीडियम होगा तो N हो जाएगा, तो N होगा N बाई V, या तो ऐसा दे सकता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल जो भी होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।